Hello guys, so I am Ashwarya Nurag and I welcome you all here. So we are just going to start physics today for class 10. This is the lecture 1. So what will we study today? First, we will get the introduction of this chapter. Second, all about charge. Third, types of charge. Fourth, properties of charge. Fifth, reason behind formation of charge. Sixth, principle of conservation of charge. Seventh, Coulomb's law. And eighth, electric field, electric potential, and potential difference. तो यहां तक आज हम लोग करेंगे. इसके बाद आगे का जो पार्ट है कि करंट क्या होता है वो नेक्स्ट डे हम लोग करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिनिश करेंगे उसको. फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. आप जैसे ही करंट के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, तो आपको बताया जाता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. आई रिपीट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. चार्ज के फ्लो करने के रेट को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं. इसी वजह से इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ने से पहले हमें जरूरी है यह जानना कि चार्ज क्या होता है. और इसी वजह से आज के लेक्चर को हमने कंप्लीटली डेडिकेट किया है ऑल अबाउट चार्ज डिस्कस करने में. चार्ज को अच्छे से अगर हम समझ जाते हैं तो फिर इलेक्ट्रिक करंट को अच्छे से समझना काफी आसान हो जाता है. तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, करंट कैसे फ्लो करता है, करंट का डायरेक्शन क्या होता है, करंट किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. पहले इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए और इस चैप्टर पे कमांड बना पाने के लिए चार्ज के बारे में सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे. ये चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का बेसिक चैप्टर है. इस चैप्टर में आपको चार्ज के बारे में तो पढ़ना ही पढ़ना है. इसमें कुछ रूल्स जो है, मतलब पहले तो आप ये देखोगे कि बेसिक टर्म्स कौन कौन से, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं, करंट के कौन कौन से इफेक्ट्स हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या है, ओम्स लॉ क्या होता है, जूल्स हीटिंग लॉ क्या है, इलेक्ट्रिक पावर किसको कहते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसको कहते हैं, ये पूरा है. और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स. तो ये इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का. ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसको बहुत ज्यादा इंजॉय करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट के बिना आप अपना लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं. रोटी कपड़ा और मकान के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिसिटी है हमारे लिए आज के दौर में. मोबाइल अगर आपका चार्ज नहीं हो तो फिर मोबाइल होने का कोई फायदा नहीं होता है. तो इलेक्ट्रिक करंट के बिना आप इमेजिन भी नहीं कर सकते अपने लाइफ को. तो आप अपने आसपास इलेक्ट्रिसिटी को फील कर रहे होते हो. आप देख रहे होते हो आपके आसपास वायर है, आपके आसपास बल्ब है, आपके आसपास मोटर है, आपके आसपास जनरेटर है, आपके आसपास एसी है, आपके आसपास स्विच है, बोर्ड है, ट्यूबलाइट है. तो सारी वो चीजें हैं जिनका कहीं ना कहीं कनेक्शन इलेक्ट्रिक करंट से. इस वजह से इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से फील कर पाएंगे. तो फर्स्ट आता है हमारा कि चार्ज कहेंगे किसको. देखो बेसिकली क्या है ना कि चार्ज किसी भी बॉडी का प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है. अब है क्या ना कि चार्ज से आपको पता चलता है कि किसी बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी का कितना अमाउंट है. जैसे सपोज किया जाए ये बॉडी है और इस बॉडी में अपना इलेक्ट्रिसिटी का कितना अमाउंट है, ये आपको तभी पता चलेगा जब आपको चार्ज के बारे में पता हो. मींस कि चार्ज से यह पता चलता है कि किसी बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी का कितना अमाउंट होगा. और यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है, इलेक्ट्रिसिटी जो आपका होता है वो दो पार्ट में बढ़ जाता है, दो ब्रांचेस भी आप इसको कह सकते हैं. एक आपका होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा करेंट इलेक्ट्रिसिटी.
static electricity deals all about charge in rest, deals charges at rest, but current electricity deals charges in motion. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट भी कहते हैं। हालांकि आपके सिलेबस में आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैट क्या है। इसमें भी चार्ज को स्टडी आप करते हैं और वो जो चार्ज होता है वो रेस्ट में होता है, लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज जो होता है वो मोशन में होता है। यहां पे आप दिखा रहे होते हैं कि चार्ज मूव कर रहा होता है, जैसे वायर में चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर रहा होता है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आप क्लास 12th में पढ़ेंगे, और पहले आप स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे क्लास 12th में, फिर आप करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ आप क्लास 8 में थोड़ा थोड़ा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़े हैं, लाइटनिंग के बारे में, लाइटनिंग कंडक्टर के बारे में, ये सारा कुछ आप पढ़े हैं। तो मैं बात कर रहा था चार्ज क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट इज कॉल्ड चार्ज। किसी भी बॉडी का ऐसा प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, उसे हम चार्ज कहते हैं। आगे आप देखेंगे कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड भी आप डेफिनेशन में डाल सकते हैं। अब इस डेफिनेशन को आप समझो होता कैसे है। आप क्लास 5 या 6 में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट था, और मेरे हिसाब से सब लोगों ने ये किया है। आपको बताया गया था, आपकी टीचर या आपके टीचर ने आपको बताया होगा कि आप पेन ले लो या फिर कॉम्ब ले लो और उसको हेयर में रब करो और फिर उसको पेपर क्लिपिंग के पास ले जाओ, पेपर क्लिपिंग देखो अट्रैक्ट हो रहा है। चार्ज का स्टडी आपका वहीं से शुरू हो गया था। बस ये नहीं बताया गया था कि ये इसलिए अट्रैक्ट हो रहा है क्योंकि यहाँ इसमें चार्ज आ गया है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। आप याद करो क्या होता था, आप रब करते थे उसके बाद ले आते थे। ऐसा होता था क्या कि आप रब किए और इस पेन को या कॉम्ब को आप यहां रखे हो, ऊपर में रखे हो, और पेपर क्लिपिंग यहां अट्रैक्ट होता था? नहीं होता था। मतलब ये है कि इस रबिंग, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे चार्ज एक्टिवेट कैसे होता है, इस रबिंग के द्वारा आप इस बॉडी को चार्ज कर दिए हो। एट द सेम टाइम इसका इफेक्ट तभी आप फील करोगे जब आप उस रीजन में जाओगे, जब आप उस फील्ड में जाओगे जहां पे उसका इफेक्ट होता है। तो ऐसा मतलब बॉडी को चार्ज तो कराया ही जाता है, बॉडी चार्ज्ड है तो बॉडी का जो चार्ज का इफेक्ट होता है वो एक सर्टेन रीजन में होता है, सर्टेन एरिया में होता है, सर्टेन फील्ड में होता है, उसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। उसमें आप ले जाएंगे तो आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाई देगा या आप उसको फील कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो ये दुनिया के हर बॉडी में ये प्रॉपर्टी है। जैसे मास, मास एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो हर बॉडी में होता है। दुनिया का कोई ऐसा पार्टिकल है ही नहीं जिसके पास मास नहीं हो। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तक के पास मास होता है। उसी तरीके से हर बॉडी के पास चार्ज होता है, इसे एक्टिवेट करना पड़ता है। एक्टिवेट करने का तरीका डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन चार्ज हर बॉडी में है, और जिसके पास चार्ज होगा वो चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो जैसे क्लास 9th में आपको बताया गया होगा, क्लास 9th का चैप्टर जो था ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन चैप्टर में आपको पढ़ाया गया होगा कि दुनिया का हर जो बॉडी है सबके पास मास होता है, और इस मास की वजह से हर बॉडी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। आपको यह बताया गया होगा कि ये कोई बॉडी है और इस बॉडी के पास अगर मास है तो ये बॉडी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा दूसरे बॉडी पे। उसी तरीके से दुनिया के हर बॉडी के पास, जिसके पास भी चार्ज हो, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अच्छे से समझने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में अच्छे से समझने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अच्छे से समझने के लिए, सॉरी फील्ड नहीं फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में अच्छे से समझने के लिए जरूरी है कि आप चार्ज के बारे में समझें। तो जिस तरीके से मास रिस्पॉन्सिबल है ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए, उसी तरीके से चार्ज रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए। जहां मास है वहां ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, उसी तरीके से जहां चार्ज है वहां इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। तो इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि करंट दो टाइप्स का है, इलेक्ट्रिसिटी दो टाइप का है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में आप चार्ज को रेस्ट में रखते हैं, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज मूविंग होता है। साथ ही साथ चार्ज किसी भी बॉडी का वो प्रॉपर्टी है जो बताता है कि उस बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी का कितना अमाउंट है। साथ ही साथ चार्ज बॉडी का वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से बॉडी अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। चार्ज को आप Q से, स्मॉल q या कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, और इसका SI यूनिट जो है वो कूलॉम्ब होता है, जिसको आप C से रिप्रेजेंट करते हैं। कूलॉम्ब्स लॉ आगे आप डिस्कस करेंगे,
हम लोग डिस्कशन इसका करेंगे कूलम्ब्स लॉ का, तो उन्हीं के ऑनर में हम लोग ऐसा यूनिट कूलम्ब रखें। यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, कैपिटल से आप कूलम्ब नहीं लिखेंगे, ये चीज आपको पता भी होगा। जो भी ऐसा यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पर होता है उसको आप कैपिटल से नहीं लिखते हैं, क्योंकि फिर ये प्रॉपर नाउन हो जाता है। जैसे क्लास 9 आपको बताया गया ना कि फोर्स कैसे न्यूटन होता है, तो 10 न्यूटन ऐसे आप लिखते हो कि 10 न्यूटन का कहीं फोर्स लग रहा है, और फिर आप लिखते हो कि 10 न्यूटन ऐसे, या फिर आप लिखते हो 10 न्यूटन ऐसे, तो तीनों ही करेक्ट नहीं है। फिजिक्स के लैंग्वेज की अगर आप बात करें तो ये 10 न्यूटन करेक्ट है, ये 10 न्यूटन करेक्ट है, ये 10 न्यूटन रॉन्ग है, क्योंकि इस 10 न्यूटन का मतलब है 10 न्यूटन का फोर्स, इस 10 न्यूटन का मतलब है 10 न्यूटन का फोर्स, लेकिन इस 10 न्यूटन का मतलब है 10 न्यूटन नाम का आदमी, मतलब कोई भी प्रॉपर नाम, 10 न्यूटन नाम का शहर, 10 न्यूटन नाम का घोड़ा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये 10 न्यूटन का फोर्स नहीं है। वैसे ही कूलम्ब, अगर आप 10 कूलम्ब ऐसे लिखेंगे तो ये 10 कूलम्ब प्रॉपर नाउन को रिप्रेजेंट करेगा, ये बताएगा कि 10 कूलम्ब नाम का आदमी या कोई भी नाम है 10 कूलम्ब का। तो आप या तो 10C लिखेंगे ऐसे तो सही होगा, या फिर आप कूलम्ब जब लिखेंगे तो आप स्मॉल लिखेंगे। और ये सिर्फ कूलम्ब और न्यूटन की नहीं बात है, जितना भी फिजिक्स में हम लोग फिजिकल क्वांटिटी का ऐसा यूनिट रखे हैं नाम किसी साइंटिस्ट के ऑनर में, तो उनको कभी भी कैपिटल से आप नहीं लिखते। तो चार्ज का ऐसा यूनिट जो है वो कूलम्ब होता है, इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और चार्ज को रिप्रेजेंट करना हो तो Q से करते हैं। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, एक फॉर्मूला आपको जानना चाहिए, इस पर बेस्ट न्यूमेरिकल्स भी बनाएंगे हम लोग। Q इज इक्वल टू NE। एक्चुअली चार्ज जो है वो आप इलेक्ट्रॉन से ही कनेक्ट करते हैं, आगे हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ चार्ज में। तो कहीं पे कितना चार्ज है ये देखने के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन को यूनिट मान लेते हैं। सपोज इलेक्ट्रॉन का कितना वैल्यू होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि पांच इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज, तो आप इसको सीधा कर जाएंगे 5 इंटू इतना, और जो भी वैल्यू आ रहा है उतना कूलम्ब आपका हो जाएगा। तो मतलब ये है कि n जो है वो नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितना भी नंबर हो, और E जो है वो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू है। तो चार्ज यहां पे बड़ा क्लियर बता दे रहा है, किसी बॉडी के सरफेस पर चार्ज का मतलब ये होता है कि उसमें कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन आप नहीं डिस्कस करते क्योंकि आपको पता है, और वैसे भी प्रोटॉन का भी वैल्यू सेम होता है, बस आपका साइन चेंज हो जाता है। तो चार्ज जो है वो, इसको हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। Q इज इक्वल टू N इंटू E। इस फॉर्मूला बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो चार्ज को कैलकुलेट आप इसी तरीके से करते हैं, आप मल्टीप्लाई कर जाते हैं नंबर को इलेक्ट्रॉन के मैग्नीट्यूड से चार्ज के टर्म में। चार्ज दो टाइप्स का होता है, फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज में क्या होगा, मोर प्रोटॉन लेस इलेक्ट्रॉन, और यहां पे क्या होगा, लेस प्रोटॉन मोर इलेक्ट्रॉन। अब देखो क्लास 9th में आप सबको याद होगा, लास्ट चैप्टर आपका केमिस्ट्री का था स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपको बड़ा क्लियरली बताया गया था, और आप सब अच्छे से समझ भी पाए थे उस चीज को, कि न्यूक्लियस सेंटर में होता है और ऑर्बिट्स होते हैं बहुत सारे, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन कितना होता है, KLMN क्या होता है, 2n² क्या होता है, ये सब कुछ आपको पता है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में होता है। तो अब क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को चेंज नहीं किया जा सकता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को चेंज किया जा सकता है। अब अगर मैं आपसे नॉर्मल बात करूं कि कोई भी बॉडी है, कोई भी बॉडी, तो आपको पता है कि उसका जो एटम होगा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, ये सबको पता है। एटम है तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसका यह मतलब है सर कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। अब अगर किसी तरीके से फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन, किसी तरीके से अगर आप उसमें क्या करें कि जैसे कोई बॉडी है, इस बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन आप निकाल ले, फ्री इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दें, तो फ्री इलेक्ट्रॉन को अगर आप बाहर करा देते हैं किसी भी तरीके से, तो प्रोटॉन तो इसका जितना था उतना ही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन दो ठो कम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन कम हो गया मतलब प्रोटॉन ज्यादा, और प्रोटॉन ज्यादा मतलब पॉजिटिव चार्ज। केमिस्ट्री में आपको याद आ रहा होगा कैथोड और एनोड, एनोड और कैथोड कैसे बनते हैं, या एनायन और केटायन। आयन का अगर मैं पूछूं कि Na और Na प्लस दोनों में क्या डिफरेंस है,
यही डिफरेंस तो है कहने का एटॉमिक नंबर 11 है जबकि इसका 10 ही है। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 11 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 11 है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है जबकि नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है, या 10 इसको तो नहीं कह सकते फिलहाल हम लोग क्योंकि एटम का एटॉमिक नंबर होता है, आयन का नहीं। तो ये 10 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन है, इसीलिए तो ये प्लस लिख दिए हम, क्योंकि प्रोटॉन ज्यादा था। क्लोरीन के केस में उल्टा हो जाएगा, Cl17 है, Cl माइनस अगर आप कर देंगे, इसमें 17 इलेक्ट्रॉन है और 17 ही प्रोटॉन है, लेकिन इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन है, 17 ही प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया तो माइनस आप डाल दिए। तो अगर कोई बॉडी है और वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो वो क्या बनेगा? पॉजिटिव चार्ज बनेगा, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं। लेकिन जो भी बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, डेफिनेटली उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वो निगेटिव कहलाएगा। तो यहीं से आप देख ले, या उसी एग्जांपल को हम ले लेते हैं अगेन, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से करते आ रहे हैं। आप पेन को लिए, हेयर में रब किए, पेपर क्लिपिंग के पास ले गए, अट्रैक्ट कर रहा है। एक्चुअली जब तक आप रब नहीं किए थे तब तक ये अट्रैक्ट नहीं कर रहा था पेपर क्लिपिंग को, क्योंकि बॉडी चार्ज नहीं हुआ था, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। आप ले जाओ पेपर क्लिपिंग के पास, कुछ नहीं होगा। लेकिन जब आप रब कर लिए, तो हेयर का ये प्रॉपर्टी है कि आप प्लास्टिक रब करेंगे तो हेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, हेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, हेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इसका मतलब लेस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, हेयर क्या बन गया? पॉजिटिव चार्ज। और आपका पेन उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, तो पेन क्या बन गया? निगेटिव चार्ज। अब आप पेपर क्लिपिंग के पास ले गए तो वो अट्रैक्ट कर लिया। तो किसी भी चार्ज का पॉजिटिव होना या निगेटिव होना ये बताता है कि उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो वो निगेटिव चार्ज, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होगा तो वो पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन के टर्म में ही हम लोग डिफाइन करते हैं, प्रोटॉन मैंने बस लिख दिया है, इसलिए नहीं करते प्रोटॉन के टर्म में क्योंकि प्रोटॉन को चेंज नहीं किया सकता है। अब कंपैरेटिवली वो उससे ज्यादा हो गया, यहाँ पे 17 इसमें भी था प्रोटॉन, 17 इसमें भी है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन से कंपैरेटिवली ये कम हो गया तो आप इसको Cl माइनस कर देते हैं। तो लेस इलेक्ट्रॉन हो रहा है, सॉरी इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहा है तो आप इसको माइनस कर दे रहे हैं, तो ये निगेटिव चार्ज हो रहा है। तो बॉडी का चार्ज डिफाइन करता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुआ निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन कम हुआ पॉजिटिव चार्ज। तो दो टाइप है चार्ज के, पॉजिटिव और निगेटिव। इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये पॉजिटिव वर्ड जो है और ये निगेटिव वर्ड, ये वर्ड दिया गया था, एक अमेरिकन थे, नाम आप जरूर सुने होंगे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये टर्म दिया था, पॉजिटिव और निगेटिव। आगे है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज के तीन प्रॉपर्टी, लाइक चार्ज रिपेल इच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर, and if there is a charged body and an uncharged body, then the charged body will attract अनचार्ज बॉडी। तो तीन प्रॉपर्टी है चार्ज के, बेसिकली आपके स्कूल में तो दो ही आते हैं, लाइक चार्ज रिपेल इच अदर। लाइक चार्ज का ये मतलब कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा। अगर ये निगेटिव चार्ज है और ये भी निगेटिव चार्ज है तो ये इसको रिपेल करेगा और ये इसको रिपेल करेगा। दिस इज कॉल्ड प्रॉपर्टी ऑफ रिपल्सन, रिपल्सिव फोर्स लगेगा दोनों के बीच। दूसरा, unlike charges always attract each other. It means that if there is a positive charge and another is negative, then the positive will attract negative charge and the negative will attract positive charge. Vice versa is also correct. If there is a negative charge and another is positive charge, then the negative charge will attract the positive one and the positive charge will attract the negative one. So two rules are very important. Like charges will always repel each other and unlike charge will always attract each other. Thereafter, if there is a charged body, suppose कीजिए आपकी ये कोई charged body है और दूसरा uncharged body है, तो uncharged body कुछ नहीं करेगा, लेकिन charged जो होगा वो uncharged को अट्रैक्ट कर लेगा। इसी वजह से एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि रिपल्सन से ही आपको पता चलेगा
कि बॉडी चार्ज है या नहीं और उसमें कौन सा चार्ज है, क्योंकि अट्रैक्शन तब भी होता है जब दोनों अनलाइक चार्ज हो, और अट्रैक्शन तब भी होता है जब सिर्फ एक बॉडी चार्ज हो, लेकिन रिपल्सन सिर्फ एक ही केस में होता है जब दोनों ही बॉडी सेम चार्ज पे हो, दोनों ही बॉडी लाइक चार्जेज हो। तो इंट्रोडक्शन हमने इस चैप्टर का लिया। चार्ज क्या होता है, किसी भी बॉडी का प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, इसे कैपिटल या स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये स्केलर क्वांटिटी और इसका ऐसा यूनिट कूलम्ब होता है। क्यू का फॉर्मूला Q इज इक्वल टू N इंटू E होता है। और साथ ही साथ हम लोग ये देखें कि दो टाइप होते हैं चार्ज के, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज हैज more proton and less electron, but negative charge has less proton and more electrons. Thereafter, properties of charge, there are three properties of charge. First, like charges repel each other. Second, unlike charges attract each other. And third, if there is a positive if there is a charged body and another is uncharged, then the charged body will attract uncharged body. नेक्स्ट हमें यह पढ़ना है कि कैसे चार्ज का फॉर्मेशन हो जाता है। What is the reason behind formation of charge? ऐसा क्या होता है कि चार्ज का फॉर्मेशन पॉसिबल हो पाता है? इसका सिंपल सा आंसर है 3 वर्ड्स का, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप उसी एग्जांपल को लीजिए जो आप खुद किए हैं या आप कर सकते हैं अभी भी। आप अगर हेयर में कॉम्ब को या पेन को रब कर रहे हैं तो पेन में चार्ज आ रहा है या हेयर में चार्ज आ रहा है, तो क्यों आ रहा है? चलो इसके पहले एक चीज और देख लेते हैं। वो आप क्लास 8 में आपको पढ़ाया गया होगा, मैंने टॉपिक नहीं लिखा है उसका। चार्ज किसी बॉडी को कैसे चार्ज किया जा सकता है? चार्ज करने के प्रोसेस को हम लोग मतलब इलेक्ट्रिफिकेशन कहते हैं। और इसमें आप क्या करते हैं? 3 तरीका। फर्स्ट बाय फ्रिक्शन, सेकेंड बाय कंडक्शन एंड थर्ड बाय इंडक्शन। तो ये 3 तरीका है जिससे किसी भी बॉडी को चार्ज किया जा सकता है। फ्रिक्शन में आप क्या करते हैं? 2 बॉडी को रब करते हैं। कंडक्शन में आप क्या करते हैं? 2 बॉडी को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते हैं। और इंडक्शन में आप क्या करते हैं? एक चार्ज को दूसरे अनचार्ज से नजदीक रखते हैं। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन वो भी चार्ज हो जाता है। तो ये 3 तरीका है किसी भी बॉडी को चार्ज बनाने का। लेकिन इन सारे में जो प्रोसेस फॉलो किया जाता है, जो इंटरनल फेनोमेना हो रहा होता है, वो है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको अच्छे से पता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप पढ़ चुके हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन भी जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो मूव करते हैं और चार्ज का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप अच्छे समझ सकते हैं। सपोज किया जाए आप हेयर की बात कर रहे हैं और कॉम्ब की बात कर रहे हैं। हेयर क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और कॉम्ब क्या करेगा? उसी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो हेयर जो है वो पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा और कॉम्ब जो है वो निगेटिव चार्ज बन जाएगा। तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस में जब आप हेयर को कॉम्ब से रब कर रहे थे, ये प्रोसेस हो गया, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। एक बॉडी ए है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, और दूसरा बॉडी बी है जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो जो लूज कर रहा है वो पॉजिटिव बन जाएगा, जो गेन कर रहा है वो निगेटिव बन जाएगा। और इसमें जो प्रोसेस हुआ है वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, और इसमें जो हुआ फाइनल रिजल्ट हुआ कि एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गया और दूसरा बॉडी निगेटिवली चार्ज हो गया। तो 3 वर्ड्स का इसका आंसर है रीजन बिहाइंड फॉर्मेशन ऑफ चार्ज, चार्ज इज बीइंग फॉर्म्ड जस्ट ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहीं पे भी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हुआ तो चार्ज का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि आपको पता है कि बॉडी में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज हुए तो डेफिनेटली या तो वो निगेटिव चार्ज बनेगा या फिर पॉजिटिव बनेगा और चार्ज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो किसी भी बॉडी में चार्ज बनने के लिए जरूरी है कि 2 बॉडी के बीच ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, और ये काम हम कराते हैं बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन या फिर बाय इंडक्शन। आगे है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप 9th की केमिस्ट्री में पढ़े प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, फिर आप पढ़े प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब आज आप पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसका स्टेटमेंट तो आपको, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी आप पढ़े, तो स्टेटमेंट आपको पता है। बस एनर्जी के जगह पे, मास के जगह पे चार्ज को कर देना। चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो बड़ा आसान है स्टेटमेंट, लेकिन इसको थोड़ा समझते हैं कहने का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए कि ये बॉडी ए था और ये बॉडी बी है।
ये दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है फिलहाल, ठीक है। आप रब किए इनको या कांटेक्ट में लाए या इंड्यूस के नजदीक रखे, तो आप क्या देखे कि एक जो था ए पॉजिटिव बन गया और बी निगेटिव बन गया, ठीक है। कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये इसको डोनेट किया होगा तभी ये पॉजिटिव बना, और ये कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन किया होगा तब ये नेगेटिव बना। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आपको ये समझाता है कि जितना चार्ज ये डोनेट करेगा, जितना जो भी नंबर होगा उतना ही चार्ज ये गेन करेगा। मतलब ये कि बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ चार्ज एंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ चार्ज, चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज आप यहां बनाए नहीं हैं, चार्ज आप यहां डिस्ट्रॉय नहीं किए हैं, क्योंकि जितना चार्ज पहले था उतना ही चार्ज बाद में भी। आपका बोलने का तरीका चेंज हो गया। आप पहले ए को कह रहे थे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, आप बी को भी कह रहे थे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, अब आप कह रहे हैं कि ए एक पॉजिटिव चार्ज है, बी एक निगेटिव चार्ज है। लेकिन ए ने जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, ए ने जितना इलेक्ट्रॉन लूज किया है, बी ने उतना ही इलेक्ट्रॉन गेन किया है। और इसीलिए बिफोर पूरे सिस्टम का चार्ज बनने से पहले जितना टोटल चार्ज था, वो चार्ज बनने के बाद भी टोटल चार्ज सेम ही है, क्योंकि ये इनके बीच का ही इंटरचेंज हुआ है ना, नया कुछ तो बाहर से नहीं आया। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि चार्ज कंजर्व्ड है। आप बस एक काम कर सकते हैं कि चार्ज को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब आप वही चीज है फिर से, हेयर पे आप रब कर रहे कॉम को या पेन को, तो आप क्रिएट नहीं कर रहे चार्ज। ये मतलब मास हो, एनर्जी हो, चार्ज हो, ये वो चीजें हैं जो क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। ये हैं पहले से। तो आप अगर ये कहते हैं कि देखो जी मैं ना सुपर पावर हूं, मैंने ना मैं जस्ट यहाँ पे मैंने रब किया और मैंने इस पे निगेटिव चार्ज क्रिएट कर दिया, तो आप गलत बोल रहे हो। आपने निगेटिव चार्ज क्रिएट नहीं किया, इसने आप इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तब इसमें आया। मतलब चार्ज अगर दोनों को एक सिस्टम मान ले, अपने हेयर को और इस पेन को, तो इनके बीच इंटरचेंज हुआ इलेक्ट्रॉन का, एक देने वाला है दूसरा लेने वाला है और चार्ज बन गया है, चार्ज एक्टिवेट हो गया है, चार्ज था पहले से। तो वी कैन नॉट क्रिएट चार्ज एंड वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय चार्ज, वी कैन ओनली ट्रांसफर चार्ज। दैट्स व्हाई वी से दैट चार्ज इज कंजर्व्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। आगे है कुलॉम्स लॉ। चार्ल्स कुलॉम्ब बहुत ग्रेट साइंटिस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इनका बहुत अच्छा रोल रहा है, और आप देख भी रहे हो, ऑनर किया है हम लोगों ने। चार्ज कैसा यूनिट हमने कुलॉम्ब रखा है, और सब कुछ भूल जाना लेकिन ये मत भूलना कि चार्ज कैसा यूनिट कुलॉम्ब होता है। तो मतलब कुलॉम्ब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्या रोल है मैं बताया था अभी जस्ट आपको इस वाले टॉपिक में, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में, कि अगर लाइक चार्ज होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्ज होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मतलब हम आपको ये कह रहे थे कि अगर एक पॉजिटिव है और दूसरा पॉजिटिव है तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। साथ ही साथ वही चीज निगेटिव में भी होगा। मैंने एक और चीज कहा आपसे कि अगर एक पॉजिटिव है और दूसरा निगेटिव है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं या फिर अगर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या हो क्या रहा है? थोड़ा थोड़ा फिजिक्स वाला दिमाग लगाओ आप, जो आप अब तक पढ़े हो 8 में 9th में। अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं किसी को रिपेल कर रहा हूं तो रियल में क्या कर रहा हूं मैं? या फिर मैं बोल रहा हूं कि मैं किसी को अट्रैक्ट कर रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं? फोर्स लगा रहा हूं, या तो फोर्स ऑफ रिपल्सन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इससे भी आगे आ जाओ, इतना तो पता ही होगा, एकदम बच्चा वाला भाषा, पुश और पुल। ये क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है। मतलब ये इसको इधर पुश कर रहा है और ये इसको इधर पुश कर रहा है। मींस ये इस पे फोर्स लगा रहा है और ये इस पे फोर्स लगा रहा है। ये इस पे फोर्स ऑफ रिपल्सन लगा रहा है और ये इस पे फोर्स ऑफ रिपल्सन लगा रहा है। उल्टा चीज यहां हो रहा है। अगर हम तो ये इसको रिपेल कर रहा है और ये इसको रिपेल कर रहा है, सेम चीज इसमें भी वही बात हो रही है। अगर हम कह रहे हैं कि ये इन दोनों के बीच अट्रैक्शन हो रहा है, मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इसका ये मतलब है कि ये इसको पुल कर रहा है और ये इसको पुल कर रहा है। दोनों ही एक दूसरे को पुल कर रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे को पुल कर रहे हैं यानी फोर्स लग रहा है। यहां दोनों ही एक दूसरे को पुश कर रहे हैं यानी फोर्स लग रहा है।
तो ये तो क्लियर हो गया कि अगर दो बॉडी लाइक हो तो उनके बीच फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है क्योंकि वो एक दूसरे को पुश करते हैं, अनलाइक हो तो उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है क्योंकि वो एक दूसरे को पुल करते हैं। लेकिन ये फोर्स कितना लगता है और किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ये बताया कुलॉम्ब ने हमें, और हम इसे कहते हैं कुलॉम्ब्स लॉ। क्या है कुलॉम्ब्स लॉ? कुलॉम्ब्स लॉ हमें बताता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? दो चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। तो कुलॉम्ब ने यही बताया कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है, देखो दोनों ही केस सही होंगे, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, या फिर पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर निगेटिव निगेटिव, कुछ भी हो, दो दो चार्ज हो। और अगर हम मान लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड Q1 और इसका मैग्नीट्यूड Q2, मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। सपोज मैं बोल रहा हूं कि मेरा मास है 70 kg, तो 70 इज मैग्नीट्यूड। अगर मैं बोल रहा हूं कि 10 न्यूटन का फोर्स मैं इस व्हाइट बोर्ड पे लगा रहा हूं, तो 10 है मैग्नीट्यूड। तो कुछ ना कुछ वैल्यू सबके साथ होता है, इसलिए मैग्नीट्यूड हर फिजिकल क्वांटिटी के साथ होता है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि इसका मैग्नीट्यूड Q1 है और इसका मैग्नीट्यूड Q2 है, और इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस अगर R है, तो कुलॉम्ब ने, चार्ल्स कुलॉम्ब ने हमें यह बताया कि इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 के प्रोडक्ट का। और दूसरा उसने ये बताया कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का। आप इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, दोनों को आप कंबाइन करोगे तो F डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू को इज इक्वल टू में कन्वर्ट करने के लिए कांस्टेंट यूज किया जाता है, यहां पे कांस्टेंट K है, ये R स्क्वायर हो गया। दिस स्टेटमेंट इज नोन एज कुलॉम्ब्स लॉ। अब इस ये K जो है वो कांस्टेंट है, इसका वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। फ्री स्पेस में इसका वैल्यू होगा, K का वैल्यू होगा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये वैल्यू आपको न्यूमेरिकल में वैसे दिया रहता है, लेकिन आपको याद होना चाहिए। ये है कूलम्ब्स लॉ। क्या है कूलम्ब्स लॉ? कूलम्ब ने ये बताया कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है, या फिर दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों निगेटिव, तो इन दोनों के बीच एक फोर्स लगता है। ये फोर्स इन दोनों के मींस दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कूलम्ब ये बता रहा था आपको कि अगर इनका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो इनके बीच फोर्स भी ज्यादा होगा, और अगर इनका मैग्नीट्यूड कम होगा तो इनके बीच फोर्स भी कम होगा। सीधी सी बात है, अगर ये 10 कूलम्ब और 10 कूलम्ब के चार्ज है, या 10 कूलम्ब और 15 कूलम्ब के चार्ज है, और दूसरा केस ये है कि ये 100 कूलम्ब का और 300 कूलम्ब का है, कब ज्यादा फोर्स लगेगा? सेकंड वाले केस में। और वही चीज वहां पे भी। तो कूलम्ब ने सिंपल कहा कि अगर मैग्नीट्यूड ज्यादा हुआ, न्यूमेरिकल वैल्यू चार्ज का ज्यादा हुआ, तो फोर्स भी ज्यादा लगेगा, और अगर वैल्यू कम हुआ तो फोर्स भी कम लगेगा। सेकंड उसने ये बताया कि अगर उनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा हुआ तो फोर्स कम हो जाएगा, और अगर डिस्टेंस कम हुआ तो फोर्स ज्यादा हो जाएगा। ये भी कॉमन सेंस की बात है ना, ये चीज तो आप ग्रेविटेशन में भी पढ़े हैं। बॉडी 9th में, बॉडी अगर नजदीक नजदीक है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ज्यादा होगा, बॉडी दूर दूर है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कम होगा। देखो चार्ज को मास से कनेक्ट कर लो, आसान हो जाएगा समझना। वहां पे पढ़े थे ना फोर्स का, ग्रेविटेशनल फोर्स का, Gm1m2/r स्क्वायर। मास ज्यादा तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा तो फोर्स कम। वहां मास को रिप्लेस कर दिया चार्ज, वो न्यूटन दिया था, ये कूलम्ब दिया है। तो डिस्टेंस इन दोनों के बीच अगर डिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेफिनेटली ज्यादा लगेगा। अब अगर एक है आपका दिल्ली में और दूसरा है मुंबई में, मतलब इतना दूर, तो इतना कम हो जाएगा, ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। तो डिस्टेंस बढ़ाने के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होता जाता है, और वो स्क्वायर से सीधा है कनेक्शन। मतलब जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ाएगा, अगर आप डिस्टेंस को डबल कर रहे हैं तो फोर्स 4 टाइम कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे चार्ज को डबल करेंगे, एक चार्ज को अगर डबल करें तो फोर्स डबल ही होगा। तो डिफाइन कैसे करेंगे कूलम्ब्स लॉ को? ये लाइन तो आपको ध्यान रखना ही है, ये पूरा यहां से लेके यहां तक लिख ही देना है, पूरा ये डायग्राम बना के दिखाना है। सिंपल वर्ड में अगर कहा जाए कि क्या है कूलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स कूलम्ब, the force of attraction or repulsion between two charges is directly proportional to the product of their magnitude and inversely proportional to the square of the distance between them. This statement is called Coulomb's law. या फिर the electrostatic force between two charges is directly proportional to the product of their magnitude and inversely proportional to the square of the distance between them. This is called कूलम्ब्स लॉ। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल मैं आज आपको होमवर्क में भी दूंगा,
और आगे भी न्यूमेरिकल हम लोग इस पर बेस्ट बनाएंगे। आपको Q1 Q2 का वैल्यू दिया जाएगा, कांस्टेंट का वैल्यू आपको पता है 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, और डिस्टेंस आपके पास होगा, तो आप निकाल पाएंगे कि दोनों एक दूसरे को कितना फोर्स से खींच रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बता रहे हैं कि कब ये रिपल्सन होगा और कब अट्रैक्शन होगा, ये भी आप आसानी से पता कर सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि दो चार्ज है, मुझे नहीं पता पॉजिटिव है कि निगेटिव है क्या है, बस मैं बोल रहा हूं कि इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है वो -10 न्यूटन लग रहा है। और एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूं, ये ए और बी है और ये पी और क्यू है, और इसमें मैं आपको बोल रहा हूं कि इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो 10 न्यूटन है, या फोर्स ऑफ रिपल्सन जो है वो 10 न्यूटन, मतलब बस फोर्स है, अट्रैक्शन है कि रिपल्सन नहीं पता। अब आपको बताना है कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है कि फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है। कैसे पता करेंगे? नहीं पता इसका वैल्यू क्या है, या पॉजिटिव है कि निगेटिव है। ऐसे तो हम लोग पढ़ लिए कि दोनों पॉजिटिव होंगे तो रिपेल करेंगे, दोनों निगेटिव होंगे तो रिपेल करेंगे, एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है तो अट्रैक्ट करेगा, एक निगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है तो अट्रैक्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं पता है, बस बोल दिया किसी ने, ऐसे ही आपको ऐसे ही पूछ दिया कि दो दो बॉडी है और उनके बीच फोर्स जो लग रहा है -2 बॉडी, मतलब दो चार्ज है, उनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो -10 न्यूटन है, या दो चार्ज है उनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो 10 न्यूटन है। तो आप बताओ कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि फोर्स ऑफ रिपल्सन है। कैसे पता करेंगे? देखो, अगर ये निगेटिव है तो ये होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कैसे? मैं बता रहा हूं, कुछ रटना नहीं है, समझना है। और अगर ये पॉजिटिव है तो है रिपल्सन। कैसे? क्लास 5-6 का मैथ आप जानते हैं, और उसी का एप्लीकेशन मैंने कर दिया। क्या केस बनता है? केस बनता है कि अगर एक पॉजिटिव है और दूसरा भी पॉजिटिव, या दूसरा केस एक निगेटिव और दूसरा निगेटिव, तीसरा एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, वाइस वर्सा तो सेम ही होगा। आप सोचो, अगर इसका वैल्यू +10 होता या -10, कोई भी वैल्यू हो, अगर दोनों ही निगेटिव होंगे और फॉर्मूला फोर्स का जानते हो कि Q1 Q2/r², देखो डिस्टेंस तो पॉजिटिव ही होगा जी, निगेटिव तो होगा नहीं, कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही है। अगर इन दोनों में प्रोडक्ट पॉजिटिव और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव का प्रोडक्ट क्या होता है? पॉजिटिव होता है। आप बताओ मेरे को कि अगर वैल्यू फोर्स का पॉजिटिव दिया हुआ है, मतलब कि दोनों ही चार्ज क्या है? पॉजिटिव है, मींस कि कौन सा फोर्स? रिपल्सन का फोर्स। उल्टा देखते हैं, अगर ये निगेटिव चार्ज है और दूसरा भी निगेटिव चार्ज है, तो भी निगेटिव निगेटिव का प्रोडक्ट क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो मतलब ये कि अगर 10 न्यूटन दिया हुआ है तो दोनों ही केस में हमें पता चल रहा है कि फोर्स ऑफ रिपल्सन ही लगेगा। लेकिन अगर एक निगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है तो इसका प्रोडक्ट हमेशा निगेटिव होता है। एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है, इसका प्रोडक्ट हमेशा निगेटिव होता है। तो वैल्यू अगर निगेटिव है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, मींस कि अगर बोल दिया कोई कि -10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है दो चार्ज के बीच, तो श्योर है कि एक पॉजिटिव होगा और दूसरा निगेटिव, या उल्टा एक निगेटिव होगा दूसरा पॉजिटिव। लेकिन अगर कोई बोल रहा है कि दो चार्ज के बीच का फोर्स 10 न्यूटन है, तो हो सकता है ये या तो ये दोनों पॉजिटिव हो या फिर ये दोनों निगेटिव हो। अब नहीं समझ में आ रहा है या फिर थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है तो एन याद कर लो, निगेटिव वैल्यू मतलब अट्रैक्शन। फिर से कोशिश करते हैं, कोई भी वैल्यू निगेटिव दिया हुआ है फोर्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, आपको बता दिया गया कि ये दोनों चार्ज हैं और इन दोनों के बीच अट्रैक्शन हो रहा है कि रिपल्सन हो रहा है, ये आपको पता करना है, और इंफॉर्मेशन है -10 न्यूटन इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। अब आपके पास दो केस बनता है, अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा, जबकि वैल्यू तो निगेटिव दिया हुआ था, मतलब दोनों पॉजिटिव नहीं है। अगर दोनों का वैल्यू निगेटिव होता तो निगेटिव नेगेटिव भी मिलके पॉजिटिव हो जाते, प्रोडक्ट मतलब मिलके नहीं, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होता, तो फिर रिपल्सन। मींस कि निगेटिव वैल्यू दिया है तो एक ही केस है, या तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव है, या फिर ये पॉजिटिव और ये निगेटिव है। मतलब ये कि वैल्यू और एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव हो तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करेंगे। वाइस वर्सा है कि अगर वैल्यू प्लस दिया हुआ है तो श्योर बात है कि ये और ये दोनों ही पॉजिटिव हैं, या फिर ये और ये दोनों ही निगेटिव हैं, और लाइक चार्ज रिपेल करते हैं, इसलिए फोर्स जो होगा वो रिपल्सन का होगा। तो अगर हमें वैल्यू नहीं पता हो और कुछ भी नहीं पता हो, बस ये पता हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू कितना है, तो हम बता सकते हैं कि उन दो बॉडीज के बीच फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। अगर वैल्यू निगेटिव दिया हुआ है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और अगर वैल्यू पॉजिटिव दिया हुआ है तो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। और ये हम पता कर पा रहे हैं कूलॉम्स लॉ के बेस पर, क्योंकि हमें पता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 * Q2। तो दोनों चार्ज का प्रोडक्ट हम देख ले रहे हैं और साथ ही साथ हम उनका साइन यूज कर ले रहे हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। आज के लेक्चर का हमारा लास्ट टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है
ये हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। चार्ज के चारों तरफ का वो रीजन जहां पे चार्ज के इंपैक्ट को आप फील कर सकते हैं, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। द रीजन प्रोड्यूस्ड बाय अ चार्ज इन विच वी कैन फील इट्स इफेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम कहीं कहते हैं, जैसे वही चीज है, अगर ये कॉम्प को रब कर रहे हैं, पेन को रब कर रहे हैं और ये पेपर क्लिपिंग के पास आ रहा है, तो इसके चारों तरफ एक रीजन है, इसके चारों तरफ एक एरिया है, इसके चारों तरफ एक फील्ड है, एक क्षेत्र है, जिसमें उसका फील्ड को आप, जिसमें उसके इंपैक्ट को आप फील कर पा रहे हैं, तभी तो अट्रैक्ट कर रहा है। आप दूर रखेंगे तो नहीं कर पाएगा। तो मतलब ये है कि जिस जगह पे चार्ज अपना इंपैक्ट फील करा दे, पेपर क्लिपिंग आप यहां ला रहे तब ना अट्रैक्ट हो रहा है, पेपर क्लिपिंग को आप यहां रख देंगे तो कोई अट्रैक्शन ही नहीं होगा। जिस तरीके से मैग्नेट है, तो मैग्नेट के चारों तरफ का एक रीजन होता है जिसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इस बीच में आप आयरन नेल लाइएगा तो ये अट्रैक्ट कर लेगा, आप यहां आयरन नेल लाइएगा तो थोड़े अट्रैक्ट कर पाएगा, अगर मैग्नेट बहुत पावरफुल नहीं है तो, या बहुत दूर रखिएगा तो जिस तरीके से मैग्नेट अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मास अपने चारों तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करता है, उसी तरीके से चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। तो द रीजन प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज, रीजन ये वाला बोल रहे हैं, the reason produced by a charge or the area or the field produced by a charge in which we can feel its effect is called electric field. आगे है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। देखो चार्ज को यहां, चार्ज यहां है ऑलरेडी, हम इसको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अगर कहीं से चार्ज ला रहे हैं, और कहीं से नहीं, अगर हम इंफिनिटी की बात करें और इंफिनिटी से हम पॉजिटिव चार्ज को लाएं तो क्या करना पड़ेगा जी? चेयर को, आपके रूम में चेयर है, चेयर को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाना है तो क्या करना पड़ेगा? फिर से 9th का फिजिक्स है, चैप्टर वर्क एनर्जी पावर। किसी बॉडी को फोर्स लगा के डिस्प्लेस कर रहे हैं, बॉडी को फोर्स लगा के डिस्प्लेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कुछ काम कर रहे हैं, वर्क डन। तो चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये क्यों है मैं बात कर रहा हूं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से उठाकर कहां लाए हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाए हैं। तो क्या करना पड़ा है? वर्क डन करना पड़ा है। इसी वर्क डन को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब द वर्क डन फॉर कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहां पे एक रीजन था, यहां पर एक एरिया था जहां पे चार्ज था, इस चार्ज को और स्ट्रेंथन करने के लिए और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इंफिनिटी से चार्ज को यहां तक लाया गया, तो क्या किया गया होगा? वर्क डन। उस वर्क डन को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको V से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका ऐसा यूनिट वोल्ट होता है। फॉर्मूला क्या होगा? V इज इक्वल टू, क्या बोले, वर्क डन टू कैरी अ चार्ज मीन्स W by Q। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हम लोग बनाएंगे। V इज इक्वल टू W by Q। तो हम लोग ये देखे कि किसी, मतलब हम लोग ये देख रहे हैं कि इंफिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में जितना वर्क डन किया जाएगा उसे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। इसको V से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका SI यूनिट वोल्ट होता है और V का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू W by Q। आगे है पोटेंशियल डिफरेंस। ये जस्ट इक्विवेलेंट है पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ही, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस में आप चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड में। यहां पे इंफिनिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और कुछ अलग से बात नहीं की जा रही है, यहां पे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को कैरी किया। अच्छा फिर से देखो, चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट तक बी तक ले जा रहे हो तो क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा। इस वर्क डन को ही क्या कहोगे? पोटेंशियल डिफरेंस। और ये सेम ही बातें हैं, मतलब बस इंफिनिटी और उसका डिफरेंस है। एक में इंफिनिटी में आप ला रहे हैं और इसमें आप क्या कर रहे हो कि एक पॉइंट दूसरे पॉइंट तक ले जा रहे हो। इसको भी V से रिप्रेजेंट करोगे, इसका भी यूनिट वोल्ट होगा और इसका भी फॉर्मूला V इज इक्वल टू W by Q होगा, क्योंकि ये भी वर्क डन है चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैरी कराने के लिए। डिफरेंस समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
and the work done for carrying a charge from one point to another point in same electric field is called potential difference. देखो यहाँ पे थोड़ा वो हो जाता है कि आप पॉजिटिव को रियल में मूव कराते नहीं, आप तो मूव इलेक्ट्रॉन को कराते हैं, इसीलिए यहाँ पे कहीं कहीं पे आपको डेफिनेशन मिल जाएगा, द वर्क डन फॉर कैरिंग एन इलेक्ट्रॉन टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। यही तो करते हैं हम लोग, वायर में चार्ज फ्लो करता है, तो चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है, दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट तक जा रहा है, यही तो पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा, मतलब चार्ज उतना तेज मूव कर रहा है, करंट उतना ही ज्यादा होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस जितना कम, करंट उतना ही कम हो जाएगा। तो सीक्वेंस समझना बड़ा जरूरी है, पहले चार्ज के बारे में जानना जरूरी है, फिर पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जानना जरूरी है, तब करंट पढ़ेंगे हम लोग, तो चीजें समझ में आएंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है, एरिया है जो चार्ज के चारों तरफ होता है। मैंने इसको रब किया, इसमें चार्ज आ गया, अब इसके चारों तरफ का जो क्षेत्र होगा उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। चार्ज को इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में जो वर्क डन किया जाता है उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। दोनों ही को V से रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों ही का ऐसा यूनिट वोल्ट होता है, और दोनों ही का फॉर्मूला V इज इक्वल टू W/Q होता है। एक और चीज है कि बहुत बार मतलब बोर्ड में ये तो एक आध सवाल आ ही जाता है इससे, कभी वो 1 वोल्ट डिफाइन करने को बोल देते हैं, कभी वो 1 एम्पियर डिफाइन करने को बोल देते हैं, कभी वो 1 ओम डिफाइन करने को बोल देते हैं, कभी 1 वॉट डिफाइन करने को बोल देते हैं। तो 1 वोल्ट अगर डिफाइन करने की बात आ जाए तो क्या कहिएगा, कैसे डिफाइन होगा? V इज इक्वल टू W/Q। ये V1 तब होगा ना जब 1 जूल का वर्क डन हो 1 कूलम चार्ज लाने में। मतलब हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को रिलेट कर रहे हैं उसके ऐसे यूनिट से। तो बोला गया डिफाइन 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट तभी होगा पोटेंशियल डिफरेंस जब आप 1 कूलम चार्ज को मूव कराने में 1 जूल का वर्क डन करें। मींस 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस इन ब्रिंगिंग अ 1 कूलम ऑफ चार्ज, या फिर आप ऐसे बोलो, if 1 joule of work is being done to carry 1 coulomb of charge, the potential difference is called 1 volt. तो ऐसे ही आ गया, और भी हम लोग डिस्कस करेंगे 1 एम्पियर, 1 ओम, 1 वाट। तो सब में क्या करना है ना, फॉर्मूला यूज करना है, और फॉर्मूला भी बेसिक वाला फॉर्मूला V इज इक्वल टू IR भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, आप पढ़े भी होंगे शायद। तो ये वाला आप लगाइएगा तो 1 वोल्ट डिफाइन नहीं होगा। अगर आप ये कहते हैं कि 1 एम्पियर का करंट है और 1 ओम का रेजिस्टेंस है, उसको 1 वोल्ट कहते हैं, ये सही हो सकता है, लेकिन ये डेफिनेशन नहीं हो सकता। तो डेफिनेशन जब भी आप ऐसे यूनिट का दें, उसका बेसिक फॉर्मूला से आपको देना होगा। जैसे पावर 1 वाट बोल दिया जाए तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन बाई टाइम, 1 जूल बाई 1 सेकेंड। जबकि P इज इक्वल टू तो VI भी होता है, P इज इक्वल टू और भी फॉर्मूला होता है, लेकिन आपको वही फॉर्मूला यूज करना है जो उसका बेसिक फॉर्मूला है। तो इस तरीके से आप 1 वोल्ट को डिफाइन करते हैं। फिर से देख लेते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है। द वर्क डन फॉर कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एंड द वर्क डन फॉर कैरिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। एक इंपॉर्टेंट है चीज वोल्टेज, ये हमारे लिए बड़ा फेमिलियर है। हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को उतना नहीं सुनते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, वोल्टेज खूब सुनते हैं। मम्मा बोलती है वोल्टेज कम है, मोटर बंद कर दो, वोल्टेज कम है, एसी मत चलाओ, वोल्टेज कम है, हीटर मत चलाओ, वोल्टेज कम है, मोबाइल मत चलाओ। मोबाइल तो चला ही सकते हैं। मतलब जो भी हेवी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस हैं, वोल्टेज कम रहने पर उनको बंद करने को कहा जाता है। तो पहली बात कि वोल्टेज है क्या, तो आंसर है कि वोल्टेज नहीं, कुछ नहीं, वोल्टेज कुछ होता ही नहीं है। एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस कुछ होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस ये होता है द वर्क डन फॉर कैरिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इन सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट वोल्ट होता है। शायद ऐसा हुआ हो कि वोल्ट को ही हम लोग थोड़ा सा वोल्ट वोल्ट करते करते वोल्टेज कर गए, और वोल्टेज कहीं पे अगर कोई बोलता है तो आप समझ जाइएगा कि वो पोटेंशियल डिफरेंस का बात कर रहा है। मींस अगर मम्मा बोल रही है वोल्टेज कम है एसी मत चलाओ, तो मम्मा ये कह रही है कि पोटेंशियल डिफरेंस कम है इसलिए एसी मत चलाओ। मम्मा ये कह रही है कि वर्क डन फॉर कैरिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इन सेम इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, मतलब चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कराना मुश्किल है, मतलब एसी खराब हो जाएगा, जल जाएगा, फ्यूज उड़ जाएगा। तो
टंग थोड़ा मम्मा को प्रॉब्लम होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस कम है तो वोल्टेज बोल देती है, और मतलब ये टर्म ज़्यादा इंडिया में ही पॉपुलर है, फॉरेन में थोड़ा कम ही पॉपुलर है, ये पोटेंशियल डिफरेंस ही लोग जानते हैं, बट हम लोग वोल्टेज बोलते हैं। और वोल्टेज आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज एक अलग हो जाता है वो, लेकिन ऐसे वोल्टेज नहीं आएगा। ये फिजिक्स का टर्म है ही नहीं, ये हम मतलब पूरा अगर आप सोचो तो ये पोटेंशियल डिफरेंस का डोमेस्टिक नाम है। और आपको समझने के लिए ये है कि वोल्टेज अगर कोई बोल रहा है मतलब वो पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा है। अब कैसे ये हैम्पर कर रहा है, कैसे अफेक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट, नेक्स्ट डे के लेक्चर में और क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली अगर आपका चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अच्छे से नहीं फ्लो कर रहा है तो डेफिनेटली वो एप्लियंस अच्छे से काम नहीं करेगा। इसीलिए कहा जाता है कि हैवी एप्लियंस को बंद कर दीजिए जब वोल्टेज आपका कम हो, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस आपका कम हो। तो ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट डे हमारा पहला टॉपिक ही होगा व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। अब चार्ज के बारे में लोग सारा कुछ अच्छे से समझ चुके हैं तो करंट को समझना बहुत आसान है। एक बार हम लोग देख लेते हैं आज पढ़े क्या क्या है। इंट्रोडक्शन इज नॉट फॉर यू, इंट्रोडक्शन हम लोग बस ये देख रहे थे कि ये चैप्टर क्या है और कैसा है, क्या क्या टॉपिक पढ़ना है और क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे। First topic we had for today, what do you mean by charge? Charge is the property of a body due to which it creates an electric field around it. It is represented by capital letter Q or small letter q. Its SI unit is coulomb and it is a scalar quantity. Its formula is Q is equal to Ne. Second, types of charge. There are two types of charge, positive charge and negative charge. The charge having more proton and less electron is called positive charge, and the charge having more electron and less proton is called negative charge. The term positive and negative was given by Benjamin Franklin. Third, properties of charge. There are three properties of charges. First, like charges repel each other, unlike charges attract each other, and if there is a charged particle and another is uncharged, then the charged particle will attract uncharged particle. Reason behind formation of charge, due to transfer of electron. In the process of friction, conduction or induction, we actually transfer the electrons and charge is being formed. The body which donate charge or which loses charge forms positive charge, and the body which gains charge forms negative charge. Principle of conservation of charge. Charge can neither be created nor be destroyed. It can be only transferred from one body to another body. This statement, this principle, this law is called conservation of charge. Actually, we say that before the formation of charge and after the formation of charge, the total charge is conserved. Means we are unable to create or destroy the charge. The whole system has the same value, the same magnitude of charge. Coulomb's law, according to Coulomb, the force of attraction or the force of repulsion between two charges is directly proportional to the product of their magnitude and inversely proportional to the square of the distance between them. This statement is called Coulomb's law. Or simply, the electrostatic force between two charges is directly proportional to the product of their magnitude and inversely proportional to the square of the distance between them. Electric field, the region produced by charge surrounding it, in which we can feel its effect, is called electric field. Electric potential, the work done for carrying a unit positive charge from infinity to any electric field is called electric potential, and the work done for carrying a charge from one point to another point in same electric field is called potential difference. Both electric potential and potential difference have same symbol as V, and both have सेम SI यूनिट एज वोल्ट। तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट डे हम लोग आगे करंट पढ़ना शुरू करेंगे, और लेक्चर खत्म करने से पहले मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं, आपको सबमिट करना है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, तो मैं आप होमवर्क लिख दे रहा हूं। ये होमवर्क है आपका, 5 क्वेश्चन मैंने लिखा है यहाँ पे बोर्ड पे, मैं बोल दे रहा हूं अगर आपको कुछ क्लियर नहीं दिख रहा हो तो। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है मैंने, डिफाइन एच, ये बउआ वाला क्वेश्चन है लेकिन सीबीएसई पूछती रही है डेफिनेशन। तो फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन करना है, सेकंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, और थर्ड पोटेंशियल डिफरेंस को। और प्लीज सिर्फ डिफाइन करके मत छोड़िएगा, क्या सिंबल है, वो स्केलर है कि वेक्टर है, उसका एसआई यूनिट क्या है और उसका फॉर्मूला क्या है, पूरा लिख के भेजिएगा। स्टेट कुलोम्स लॉ क्या है, समझ में आया तो बताइएगा, नहीं समझ में आया तो भी बताइएगा, नेक्स्ट डे फिर से डिस्कस किया जाएगा। थर्ड, राइट प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये स्टेटमेंट लिख देना आपको और साथ ही साथ बता देना ऊपर से लेकर नीचे तक।
और 2 मैंने न्यूमेरिकल डाला सर पहला ही दिन से। हाँ एकदम पहला ही दिन से। फिजिक्स में डे 1 से अगर आप न्यूमेरिकल बनाना नहीं शुरू कर रहे हैं तो इसमें मास्टर बनने का छोड़ छोड़ दीजिए, मतलब कोई कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। थ्योरी तो इसीलिए ढंग से पढ़ रहे हैं कि न्यूमेरिकल अच्छे से बने। तो आप अगर एनटीएससी स्टेज 2 मतलब एडवांस लेवल की बात कर रहे हैं, या फिर आगे जेई या फिर नीट की बात करें, तो बिना न्यूमेरिकल कोई काम नहीं चलने वाला है। और आपके बोर्ड में भी 2-3 क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल में आता ही है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 2 क्वेश्चन में, हालांकि ये बच्चा वाला क्वेश्चन है, आपको देख के ही लग रहा होगा कि बड़ा आसानी से बन जाएगा। अभी आसानी से बन रहा है, बाद में टफ टफ क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। मैं इसको पढ़ दे रहा हूं ताकि आप ये ना बोले कि सर आपका राइटिंग अच्छा नहीं था इसीलिए हम न्यूमेरिकल का वाला नहीं भेजे आपको। अ पॉलिथीन पीस rubbed with wool is found to have a negative charge of 3 into 10 to the power minus 7 coulomb. Find the number of electrons transferred from wool to polythene. और लास्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन टू चार्ज्ड स्फीयर्स हैविंग चार्जेस ऑफ 2 into 10 to the power minus 5 coulomb and 5 into 10 power minus 6 coulomb placed 10 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। तो ये आपका पता है, ये Q1 का वैल्यू हो गया, ये Q2 का वैल्यू हो गया, ये R का वैल्यू हो गया, और फॉर्मूला F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। बनेगा तो भेज दीजिए, नहीं बनता है तो नेक्स्ट डे हम बताएंगे। ये 5 क्वेश्चन है, अभी आप लेक्चर देख रहे हैं और विद इन 24 आवर्स आपको भेजना है। कहां भेजना है? मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे। आप जैसे ही व्हाट्सएप नंबर पे हाय हेलो कुछ लिखेंगे, आपसे कुछ डिटेल्स मांगा जाएगा, वो आप प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आप होमवर्क या तो टाइप करके आप भेज सकते हैं अगर आपके पास सिस्टम है तो, अदरवाइज आप कॉपी पे लिखिए, राइटिंग फोटो खींच के भेज दीजिएगा। 9430 9430924550 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मेरा चेहरा दिखेगा आपको, उसके बाद आप भेजिएगा, इधर उधर मत भेज दीजिएगा, तो फालतू कोई पागल होगा कि इतना कौन फिजिक्स पढ़ रहा है। ठीक है, तो रिवॉल्यूशन लाने जा रहे हैं हम लोग एकदम, मतलब खूब बढ़िया से आग लगा देंगे। तो 9430924550 पे आपको विद इन 24 आवर्स होमवर्क भेजना है, और मैं फिर चेक करके आप ही के उस व्हाट्सएप नंबर पे मैं आपको फीडबैक भेज दूंगा, क्या क्वेश्चन में आपने क्या गलती करी है। देखो कुछ चीज इंपॉर्टेंट है बहुत। पहला क्या है ना, कि आपको बोर्ड्स देना है या फिर स्कूल एग्जाम भी आप पहले से देते आ रहे हैं, तो उसमें आपके नॉलेज का इंपॉर्टेंस तो होता ही होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है आपके राइटिंग स्किल का भी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो राइटिंग स्किल ऐसा नहीं कि ओवरनाइट डेवलप होगा, डे 1 से लिखना शुरू करो। और दूसरा जो मैंने पहले भी आपको बताया था, मुझे पता चलना चाहिए कि कितना आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको इस लेवल से नहीं समझ में आ रहा है तो लेवल चेंज किया जाएगा, लेकिन समझाना मेरा काम है और समझना आपको है। तो आप जब लिखने जाते हैं ना, ऐसे आपको लगता है कि सब कुछ समझ में आ रहा है, लिखने जाते हैं तो पता चलता है कि अरे ये वाला टॉपिक तो समझ में आया नहीं। तो आप ये भी व्हाट्सएप पे लिख के भेज दो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मुझे नहीं समझ में आया, मैं आपको समझा दूंगा व्हाट्सएप पे या फिर कॉल करके। तो लेकिन कम ही कम, थोड़ा थोड़ा 4 5 7 10 ऐसे ही करके, लेकिन लिखना डेली है। राइटिंग स्किल जब भी लेक्चर होगा मैं आपको होमवर्क दूंगा और आपको करके भेजना है। नहीं करके भेजेंगे आपका नुकसान है, हम तो अपना लेक्चर कंटिन्यू रखेंगे ही रखेंगे। तो इस नंबर पे आप होमवर्क भेजे करके, और मैं चेक करके आपको भेजूंगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज है ना कि होमवर्क क्यों जरूरी है या फिर पढ़ाई क्यों जरूरी है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आदमी और जानवर में क्या डिफरेंस है, तो आप क्या बताएंगे? ह्यूमन और एनिमल में क्या डिफरेंस है? बहुत सारे डिफरेंसेस आप काउंट करा सकते हैं। ठीक है, आदमी हंसता है, आदमी के पास दिमाग होता है, जानवर नहीं हंसते हैं, उनके पास दिमाग नहीं होता है। आदमी कल्चर्ड है, जानवर कल्चर्ड नहीं है। हमारे पास ड्रेसिंग सेंस है, फैशन सेंस है, उनके पास नहीं है। और भी टेक्नोलॉजी है, ये वो डिफरेंसेस हजारों हैं। अपने काम की बात क्या है ना, और जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है मेरे हिसाब से, कि आदमी जो है, इंसान जो है, हम और आप जो है, अपना फ्यूचर चेंज कर सकते हैं अपने मेहनत के दम पे और अपने कर्म के बल पे। लेकिन जानवर अपना फ्यूचर चेंज नहीं कर सकते हैं अपने मेहनत के दम पे और अपने कर्म के दम पे। जैसे एक जानवर, एक कुत्ता है, ठीक है, वो चाहता है कि 10 साल बाद मेरे पास ऑडी हो, 10 साल बाद मेरे पास 10 करोड़ रुपया हो। उसके लिए उसको क्या करना चाहिए? कोई सिलेबस ही नहीं है उसके पास, कुछ नहीं है, कोई कोई क्राइटेरिया भगवान ने उसके लिए नहीं बनाया कि वो डेली सुबह शाम रात या पूरे 24 घंटे में 20 घंटा अगर भौंकता है तो उसको इतना पैसा मिल जाएगा, या ऐसा कोई ख्वाब उसका पूरा होगा। नहीं, वो कर ही नहीं सकता, वो चाह के भी नहीं कर सकता है। लेकिन इंसान को भगवान ने ये सबसे खूबसूरत चीज दी है कि इंसान अपने काम के दम पे, इंसान अपने मेहनत के दम पे अपना फ्यूचर
बना सकता है। तो अभी अगर आप मेहनत करेंगे, अभी आप ये सब करेंगे, तो आने वाले टाइम में आप जो भी सोच रहे हैं वो आपको मिलेगा। और नहीं करेंगे तो कोई डिफरेंस नहीं है। कर दो, मतलब क्यों जानवर बनना है, मतलब करके भेजना। और ये एक दिन का नहीं, ये डेली का है। तो चलिए इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट डे इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे हम लोग। पढ़िएगा इसको अच्छे से, देखिएगा, बनाइएगा होमवर्क। डाउट होगा तो भी बताइएगा, फिर से डाउट हम लोग देख लेंगे। न्यूमेरिकल बनाने की कोशिश कीजिएगा, नहीं बनेगा आप बताइएगा, हम उसको सॉल्व करके बताएंगे। आज के लिए इतना ही है। पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। बंद कर दीजिए।